हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। मेंस अडी सीरीज में आपका स्वागत है। ये सीरीज हफ्ते में 4 दिन होगी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और हर रोज जो है एक एक जीएस का पेपर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं आपके वेस्टर्न घाट्स के बारे में, जीएस 1 में ज्योग्राफी से रिलेटेड। द क्वेश्चन सेज वेस्टर्न घाट्स का जो इकोसिस्टम है इट इज सीवियरली थ्रेटेंड। आपको पता है वेस्टर्न घाट्स का सिस्टम जो है, इकोसिस्टम पूरा सीवियरली थ्रेटेंड है। नाउ द क्वेश्चन आल्सो टेल्स यू कि क्यों थ्रेटेंड है। तो इट सेज द इकोसिस्टम इज थ्रेटेंड ड्यू टू ह्यूमन सेटलमेंट्स, इट इज थ्रेटेंड, right? Due to mining it is threatened, due to pollution it is threatened, and eventually there's drop in genetic diversity as well. तो पूरी की पूरी लाइन आपको वेस्टर्न घाट्स का पूरा सिनारियो बता देती है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कहता है डिस्कस कीजिए इस स्टेटमेंट को इन कॉन्टेक्स्ट विद द थ्रेट्स जो कि वेस्टर्न घाट्स फेस कर रहा है। Also, along with discussing this, you have to talk about the steps जो government ले रही है to strike a balance between nature and development. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको keywords डिफाइन करने हैं, keywords समझने हैं। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको क्वेश्चन के बारे में आइडिया देंगे। सबसे पहली चीज आपको यहां पे पता लग जाती है कि क्वेश्चन कहता है कि वेस्टर्न घाट्स के इकोसिस्टम में थ्रेट्स हैं, तो डेफिनेटली आपको थ्रेट्स लिखने पड़ेंगे। अब थ्रेट्स भी 4 थ्रेट्स तो यहां दिए हुए हैं। कौन कौन से? ह्यूमन सेटलमेंट्स, माइनिंग, पोल्यूशन एंड ड्रॉप इन जेनेटिक डाइवर्सिटी। इन 4 थ्रेट्स को तो आप डिस्कस करोगे ही करोगे, प्लस आपको पता है और भी थ्रेट्स हो सकते हैं। आप बाकी थ्रेट्स भी लिखोगे, लेकिन मेन फोकस इन पे रहेगा। बाकी थ्रेट्स को आप एक पैराग्राफ में या 2-4 पॉइंट्स में ही खत्म कर देंगे। सो जितना इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स को एड्रेस करना, उतना ही इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड कौन से पार्ट पे ज्यादा कंटेंट देना है, कौन से पार्ट को शॉर्ट में लिखना है। नेक्स्ट, एक और चीज जो ये कहता है आपको स्टेप्स भी लिखने हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं। अब ध्यान देना, जहां पर भी ये स्टेप्स की बात कर रहा है ये लिखता है कि दैट राइट अबाउट दो स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन नेचर एंड डेवलपमेंट। तो आपको लिखना पड़ेगा स्टेप्स को लिखने से पहले कि कहीं ना कहीं थ्रेटनिंग है, कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट्स थ्रेटेंड है, राइट? नेचर और डेवलपमेंट के को बैलेंस करना जरूरी है, क्योंकि इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेट्स क्या है, हमेशा ही आपको डेवलपमेंट की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो ये चीज आप जरूर मेंशन करेंगे बिफोर यू मेंशन द स्टेप्स कि जरूरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द थ्रेट्स हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं, इसीलिए जरूरी है टू बैलेंस बोथ। सरकार जो है स्टेप्स ले रही है। हम गलती क्या करते हैं, हम डायरेक्टली थ्रेट्स या डायरेक्टली स्टेप्स लिख देते हैं। नहीं, यू हैव टू मेंशन द लाइन, बिकॉज यहाँ कैटेगोरिकली लिखा है कि सरकार स्टेप्स क्यों ले रही है, टू बैलेंस बिटवीन नेचर एंड डेवलपमेंट। तो आप लिखिए कि डेवलपमेंट जरूरी है, इसीलिए सरकार स्टेप्स ले रही है। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। यू विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमेशा वेस्टर्न घाट्स के बारे में ही होगा, राइट? और कभी भी आपने ऐसा इंट्रोडक्शन यहां पे नहीं लिखना कि वेस्टर्न घाट्स एक्स स्टेट्स में फैला हुआ है, ये स्टेट्स है। नहीं, जिस बारे में क्वेश्चन है उसी बारे में आपका जो है इंट्रोडक्शन होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखते हैं। देन यू विल टॉक अबाउट कि थ्रेट्स क्या है इनके। अब थ्रेट्स में आप एम्फसाइज कीजिए जो 4 पॉइंट्स आपसे पूछे गए हैं, उसके बाद अदर थ्रेट्स पे 1-2 लाइनें आप लिख सकते हैं, ऑल्दो मैंने थोड़ा डिटेल में ही दिया हुआ है सो दैट आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स आए। नेक्स्ट, देन यू विल राइट ऑल्दो थ्रेट्स हैं, डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सरकार कोशिश कर रही है कि बैलेंस बनाए नेचर और डेवलपमेंट में, जिसके लिए स्टेप्स लिए हुए हैं। इसको भी आप लिखोगे जितने पैरामीटर्स हैं। अब बहुत स्पेसिफिक स्टेप्स हैं, स्पेसिफिक स्टेप जो यहाँ लिखे हैं वहीं आप एग्जाम में लिख देना, बहुत डाइग्रेस नहीं करना है यहाँ पे। देन 1-2 लाइनों में आप लिखेंगे सरकार क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, एंड देन यू विल टॉक अबाउट कंक्लूजन, राइट? कि कंक्लूजन कुड बी एक लेट्स से हमेशा ही एक फेवरेबल, एक पॉजिटिव कंक्लूजन लिखना जरूरी है, वो भी हम देखेंगे कैसे, राइट? तो ये चीजें आपको जरूर लिखनी है। नाउ before I start the question, I want you to make a line of thought कि हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या सोचना चाहिए था। यूजली जब हम थ्रेट्स की बात करते हैं, एक जनरल जो नोशन है कि अर्बनाइजेशन हो रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, तो उसका थ्रेट होगा, पॉपुलेशन का थ्रेट हो सकता है। हमें ऐसे नहीं सोचना, हमें लाइन ऑफ थॉट सोचना है कि थ्रेट्स आउट ऑफ द ब्लू नहीं आते।
जो चीजें वेस्टर्न घाट्स में एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हीं से तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में थ्रेट आ रहा है। सो आप अपनी जब पूरी ज्योग्राफी फिनिश करते हो आपको वेस्टर्न घाट्स के बारे में 5-6 इंपॉर्टेंट बातें पता लगती हैं। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है पूरी तो आपको पता होंगी, नहीं पढ़ी है तो यहां पे सीख लीजिए। एक चीज जो वेस्टर्न घाट्स के लिए बहुत ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए कि ये हाइड्रोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। वाटर अवेलेबिलिटी जो है, राइट, या अगर मैं इसको हाइड्रोलॉजिकली कहूं, यहां पे पानी की अवेलेबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ सर्टेन रिवर्स। यहां पे आप देखेंगे गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर जैसी रिवर सिस्टम्स जो हैं हमेशा रहेंगे, तो हाइड्रोलॉजिकली सिग्निफिकेंट रीजन है। सेकेंड चीज, जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये एक्चुअली एक बैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से यहां पे मॉनसून की रेनफॉल हो रही है, राइट। सो मॉनसून की रेनफॉल के लिए भी ये बहुत ही अच्छे रीजन्स है, क्योंकि आप देखते हो मॉनसून जब यहां स्ट्राइक करता है तो वेस्टर्न घाट्स के एक तरफ बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, राइट। सो मॉनसून के एंगल से भी यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है ना। व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट वाटर अवेलेबिलिटी? जहां भी वाटर अवेलेबिलिटी होगी आप देखते हो वहां पे सिविलाइजेशंस होती हैं, आप हिस्टोरिकली भी पढ़ते आए हो, और वहां पे आप देखोगे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी होगी। जहां बायोडाइवर्सिटी अच्छी है, फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, वहां पे आप देखोगे ह्यूमन पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आम आदमी तो रहता ही है, राइट। अपार्ट फ्रॉम देम जो फॉरेस्ट है यहाँ पे, वहां पे आप देखोगे ट्राइबल्स भी बहुत ज्यादा रहेंगे, राइट। अब देखो ट्राइबल्स जो हैं वो तो रह ही रहे, ह्यूमंस जहां पे होंगे वहां पे डेवलपमेंट भी होगी, यानी कि इस जोन में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी और अर्बनाइजेशन भी होगी। ये लाइन ऑफ थॉट होना चाहिए आपका। आप देखोगे यही जो सिग्निफिकेंस है यही लॉन्ग टर्म में थ्रेट्स हो जाएगी। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये रीजन जो है आपको पता होना चाहिए, यहां पे डेक्कन प्लाटू है, राइट। अब डेक्कन प्लाटू किससे बना है? इग्नियस रॉक से बना है, तो वोल्केनिक जो सामान है उससे यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत ज्यादा होंगे। इसका मतलब है माइंस भी उतनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल कुद्रेमुख माइंस है यहाँ, तो माइंस होंगी तो माइनिंग भी उतनी ही ज्यादा होगी, राइट। अब माइनिंग से भी तो पोल्यूशन हो रहा है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि जो चीजें यहां है वही इवेंचुअली जो है थ्रेट बन जाती है, ठीक है। प्लस एक और चीज देखो, यहां पे आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हो प्लांटेशंस बहुत ज्यादा है, राइट। आप देखोगे कि नीलगिरी जैसे रीजन में बहुत ज्यादा कॉफी प्लांटेशंस रहेंगी। सो अब आप देखो जो इसका सिग्निफिकेंस है एक्चुअली वही इवेंचुअली थ्रेट्स बनेंगे। कैसे? माइंस को देख लो, जितनी ज्यादा माइंस होंगी उतना ज्यादा पोल्यूशन होएगा, राइट। मान लो माइनिंग से जो हार्मफुल केमिकल्स आ रहे हैं वही इन रिवर्स में जाएंगे और ये रिवर्स जो है इवेंचुअली पानी देंगी पूरे रीजन को, तो अल्टीमेटली हेल्थ भी अफेक्ट होगी। ऑल्सो जहां बायोडाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा, मैंने आपको कहा ह्यूमंस भी होंगे, ट्राइबल्स भी होंगे। अब ट्राइबल्स क्या करते हैं कि वो जो फॉरेस्ट वाले रीजन्स हैं वहां पे जो प्रोटेक्टेड एरियाज भी हैं वहां पर भी इनकी अवेलेबिलिटी होती है। इनका जो जानवर है, इनका जो लाइफ स्टॉक है वो कंप्लीटली उन फॉरेस्ट रीजन में ग्रेजिंग करते रहते हैं, तो वो रीजन जो है डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, राइट। ह्यूमंस है, डेवलपमेंट होगी, जितनी ज्यादा अर्बनाइजेशन होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, डिफॉरेस्टेशन होगी। तभी तो बात करते हैं कि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए, राइट। सो आपने ह्यूमंस और डेवलपमेंट वाला पॉइंट भी समझ लिया। ऑल्सो प्लांटेशंस की भी जहां पे आप देखोगे प्रोसेसिंग होगी, वहां पे भी जो भी सामान होगा, जो हार्मफुल चीजें होंगी वो भी जब पानी में मिलेंगी वो भी पोल्यूशन कॉज करेंगी। एंड नॉट ओनली दिस, जब भी क्लाइमेट चेंज होगा, बिकॉज मॉनसून से यहां बहुत ज्यादा रेनफॉल है, मान लो बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई तो इन रीजन्स में फ्लड्स आएंगे, राइट। और आप देखते भी हो आजकल ऐसा हो भी रहा है, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गई, आपको पता है यहाँ पे जो पहाड़ हैं उनमें लैंडस्लाइड्स भी आएंगी। तो इतना मॉनसून होने की वजह से अगर क्लाइमेट चेंज भी होगा वो भी यहाँ पे थ्रेट कॉज करेगा। तो लाइन ऑफ थॉट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो आपकी सिग्निफिकेंस है एक्चुअली इन वर्स्ट सर्कमस्टांसेस वही थ्रेट्स बन जाएगी। थ्रेट्स कहीं बाहर से निकल के नहीं आते, राइट। इसीलिए जब आप क्वेश्चन लिखोगे यू विल हैव टू टॉक अबाउट वेस्टर्न घाट्स इन टर्म्स ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस। इसकी सिग्निफिकेंस ही एक्चुअली इसका इंट्रोडक्शन बनेगी।
राइट। सो जब आप क्वेश्चन शुरू करोगे यू विल एक्चुअली टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स, राइट। और आप लिखेंगे कि वेस्टर्न घाट्स में ये वाली सिग्निफिकेंस है, और इतनी सिग्निफिकेंस होने के बाद भी देखा गया है कि आज बहुत सारे थ्रेट्स पाए जाते हैं। इन थ्रेट्स के, फिर आप लिखोगे इन थ्रेट्स के होने के बावजूद भी हमें पता है डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसलिए सरकार स्टेप्स ले रही है, कुछ चैलेंजेस हैं, एंड देन कंक्लूजन। दैट्स हाउ यू थिंक अबाउट अ क्वेश्चन, राइट। तो ये सारे टॉपिक्स ना आपको पहले से प्रिपेयर करके जाने होते हैं, राइट। तभी मेंस से पहले जो है we cover a lot of topics so that majority of the चीजें जो है उनके बारे में कंटेंट आपको ऑलरेडी पता हो। एग्जाम में इतना थॉट दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। तो आपको समझ में आया कि व्हाट इज दैट यू टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। एक बार आपने सोच लिया, लिखना बहुत आसान है। यू स्टार्ट विद दी लेट्स से सिग्निफिकेंस ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। कभी भी यहाँ पे ना ये नहीं आपने लिखना कि वेस्टर्न घाट्स इतने स्टेट्स में फैला हुआ है, वेस्टर्न साइड में इंडिया की। जो क्वेश्चन है वो लिखिए ना, तो आप लिखिए वेस्टर्न घाट्स इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, राइट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा जियोलॉजिकल, कल्चरल और एस्थेटिक वैल्यूज है इसके। देन यू एक्सप्लेन द एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स। एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स क्या होंगे कि हाइड्रोलॉजिकली सिग्निफिकेंट है क्योंकि मल्टीपल रिवर्स हैं लाइक गोदावरी, कृष्णा, राइट। साउथ वेस्ट मॉनसून की जो विंड्स हैं उनको इंटरसेप्ट करता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। अगेन इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे आयरन ओर है, टी कॉफी प्लांटेशंस हैं। आप देखोगे टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा है, राइट। इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, ट्राइब्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, प्लस अर्बन और कमर्शियल सेंटर्स भी हैं, राइट, कि कहीं ना कहीं ये रीजन भी तो आगे बढ़ रहा है। सो यू स्टार्ट विद द सिग्निफिकेंस। बहुत पॉइंट्स नोट नहीं करने, पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अब आप लिखिएगा ऑल्दो वास्टली सिग्निफिकेंट है, दे आर सीवियरली थ्रेटेंड एज वेल। अब थ्रेटेंड में जो ऊपर चार चीजें बोली थी आपसे, उन चारों पे आप काम करेंगे। सबसे पहली थ्रेटनिंग है माइनिंग एक्टिविटी से। आपको पता है आयरन ओर माइनिंग है, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इस माइनिंग से मान लीजिए माइनिंग के इंफ्रा के लिए आपको फॉरेस्ट को जो है हटाना पड़ेगा, फार्म्स डिस्ट्रॉय होंगे, रिवर्स पोल्यूट होंगे माइनिंग के जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं उनसे, और जो आपकी टॉप सॉइल है वो भी डैमेज होगी। देन पोल्यूशन भी बढ़ा हुआ है। पोल्यूशन कैसे बढ़ा हुआ है, माइनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपार्ट फ्रॉम दैट मर्करी लेवल्स इन वाटर बढ़े हुए हैं, राइट। टी और कॉफी प्लांटेशन से जो एग्रो केमिकल्स हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं, राइट। यही एग्रो केमिकल्स जब विसिनिटी ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट में जाते हैं तो उनको भी जो है उस इकोसिस्टम को खराब करते हैं। नॉट ओनली दिस, इंक्रोचमेंट बाय ह्यूमंस भी है, राइट। बहुत सारी जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं वहाँ पर रहती हैं, फॉरेस्ट एक्सप्लॉइट होगा बिकॉज अर्बनाइजेशन की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है। प्लस जो ट्राइब्स रहती हैं डीप इंटीरियर ऑफ फॉरेस्ट में, उनका लाइफ स्टॉक जो है ग्रेजिंग भी करेगा, राइट। लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग में आप देखोगे, जब आप ह्यूमन सेटलमेंट्स की बात करोगे आप लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग की बात करोगे। प्लस एक और चीज़ जो आप बात करोगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट। अब जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है नॉन टिम्बर कैटेगोरिकली, उसको जो है जो ट्राइबल्स हैं वो जो है पिक करेंगे बिकॉज इट एक्चुअली इज नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। आपको इकोनॉमी में पता होगा कि देयर इज दिस स्कीम कॉल्ड एमएसपी फॉर एमएफपी, कि एमएसपी दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, मिनिमम प्राइस दिया जाता है फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो फॉरेस्ट में जो भी नॉन टिम्बर चीजें होती हैं, राइट, तभी देखिए एनटीएफपी लिखा हुआ है, उसके लिए जो भी जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो भी नॉन टिम्बर चीजें होती हैं, सरकार ट्राइबल्स पे उनको मिनिमम अमाउंट भी देती है। तो ये भी जरूरी हो जाता है कि ट्राइबल्स अपनी लिविंग के लिए, अपने जीवन यापन के लिए इस फॉरेस्ट प्रोड्यूस का यूज करें। लेकिन इससे अल्टीमेटली क्या होगा, वहां के इकोसिस्टम पे इंपैक्ट डेफिनेटली होगा। प्लस यहाँ पे देखा गया है ड्रॉप इन जेनेटिक डाइवर्सिटी भी है। सो बेसिकली अगर 1920 से 1990 की हम बात करें, एक मैगजीन है ज्योग्राफी एंड यू, वहां पे आर्टिकल आया हुआ था, तो 40% ऑफ द ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन जो है दैट हैज बीन लॉस्ट। क्योंकि ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन लॉस्ट हो चुकी है तो जो वहां का जीन पूल है, राइट, जो कि वहां की जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी लिमिटेड हो गई होगी। सो दैट्स एक्चुअली अ कंसर्न। नॉट ओनली दिस,
ये तो वो 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्वेश्चन में दिए हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी थ्रेट्स है। क्या थ्रेट्स है? एक थ्रेट है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। आपको पता है इस रीजन में ह्यूमंस भी हैं, बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ भी है, तो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा रहेगा। आप देखते हो जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं यहाँ पे, वो भी जो है कॉन्स्टेंटली ह्यूमन के जो है इंटरैक्शन में आते हैं और एक्सीडेंट्स भी देखे गए हैं। क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी है, हंटिंग भी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। नॉट ओनली दिस, क्लाइमेट चेंज, मैंने आपको बताया कि क्योंकि जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं वहां पे डायरेक्ट रेनफॉल हो रही है, तो एनी चेंज इन क्लाइमेट विल कॉज इश्यूज हियर। आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग है, वेस्टर्न घाट्स का टेम्परेचर बढ़ चुका है, टेम्परेचर बढ़ेगा, इकोसिस्टम अफेक्ट होगा। इस रीजन में पहाड़ है, ज्यादा बारिश होगी, लैंडस्लाइड होंगे, फ्लैश फ्लड्स होंगे, साइक्लोन्स भी आने की प्रोबेबिलिटी है। वैसे तो ना आप ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन पढ़ते हो कि साइक्लोन्स यूजुअली बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं, अरेबियन सी में कम आते हैं, लेकिन आजकल ट्रेंड देखा गया है कि अरेबियन सी में भी साइक्लोन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ रही है। सो अगर अरेबियन सी में साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये रीजन्स डेफिनेटली इंपैक्ट होंगे। तो क्लाइमेट चेंज भी जो है वेस्टर्न घाट्स की तरफ एक थ्रेट माना जाता है। देन बिफोर राइटिंग द स्टेप्स आप लिखेंगे, क्योंकि आपको स्टेप जो है बैलेंस करना था बिटवीन नेचर एंड डेवलपमेंट, सो आप लिखेंगे डिस्पाइट ऑल द थ्रेट्स, डेवलपमेंट तो इनएविटेबल है कंसिडरिंग यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और कंसिडरिंग कि ये रीजन सिग्निफिकेंट बहुत ज्यादा है, तो इस रीजन की सिग्निफिकेंस की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए भी डेवलपमेंट इज असेंशियल। तो एक बैलेंस बनाने के लिए सरकार ने स्टेप्स लिए, बहुत स्पेसिफिक स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहला स्टेप तो ना कमिटीज अपॉइंट हुई हैं। यूपीएससी ने एक बार प्री में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, 4 कमिटीज के नाम दिए हुए थे कि इनमें से कौन सी कमिटी वेस्टर्न घाट से जुड़ी हुई है, तो इन्हीं 2 कमिटीज में से एक कमिटी वहां दी हुई थी। सो एक गाडगिल कमिटी, एक कस्तूरी रंगन कमिटी। गाडगिल कमिटी कहती थी कि पूरे वेस्टर्न घाट्स को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए और डेवलपमेंट सिर्फ स्पेसिफिक जोन में होनी चाहिए। फिर आई कस्तूरी रंगन कमेटी, उन्होंने कहा नहीं, नॉट द इंटायर वेस्टर्न घाट्स, 37% ऑफ द टोटल एरिया को इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरिया कहलाना चाहिए। तो अपार्ट फ्रॉम द कमिटीज एक पॉइंट जो हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। आप केरला में जितने सारे प्रोटेक्टेड एरियाज को याद करने की कोशिश करते हो, आपको एग्जाम में सोचना है कि कितना ज्यादा वेस्टर्न घाट्स का जोन तो प्रोटेक्टेड एरियाज में आ जाता है। तो दीज आर द स्टेप्स जो कि सरकार ने लिए हैं। But irrespective of taking steps, there are challenges. What are the challenges? सबसे पहले delays है, right? अभी भी for a decade वो region economically sensitive area उसका majority part declare ही नहीं हो पाया। इसका एक बहुत बड़ा reason है कि state government जो है बहुत सारा data ही provide नहीं कर पाई जो कि जरूरी था for declaring ESA। अपार्ट फ्रॉम दैट रिसेंटली आर्टिकल्स भी आए हैं कि अब आपको पता है इस वेस्टर्न घाट्स में केरला भी है, कर्नाटका भी है, तो हर स्टेट हैज नॉट अग्रीड, लाइक एवरी स्टेट हैज नॉट अग्रीड टू मेक लेट्स से अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्टेट ESA। फॉर एग्जांपल कर्नाटका में ही जो रीजन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर होना है, वहां पे बहुत सारे गांव हैं, राइट? व्हाट हैपेंस टू दोज गांव्स अराउंड, राइट? क्या उन्हें डिस्प्लेस किया जाएगा, क्या उनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, इन पे अभी क्लैरिटी नहीं है। रिसेंटली एक आर्टिकल में ये भी बात हुई थी कि जो एक्टिविस्ट्स हैं वहां पे, वो भी कंसर्न है कि लॉट ऑफ पीपल आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन कि लोगों को इवेक्ट किया जा रहा है, जबकि इवेक्ट सिर्फ उन लोगों को किया जा रहा है जो एनक्रोच किया हुआ है, जिन्होंने कोई पर्टिकुलर रीजन। तो चैलेंजेस में आप ये पार्ट जरूर लिखेंगे। देन यू विल ऑलवेज कंक्लूड कि वेस्टर्न घाट्स बहुत सिग्निफिकेंस है, राइट? बट थ्रेट्स भी हैं, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं, तो द इशू इज सीरियस। तो रेजोल्यूशन क्या है? सबसे पहले लोकल्स को जो है कॉन्फिडेंस में लेना जरूरी है, उन्हें अवेयर कराना जरूरी है कि इश्यूज क्या हैं, उनसे कम्युनिकेट करना जरूरी है, एंड इन द एंड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं इस पूरे डिस्कशन के, उनके कलेक्टिव एफर्ट से ही कंजर्वेशन पॉसिबल है। So that's how you end a question. So आपने ये भी देखा कि सिग्निफिकेंस क्या है, आपने ये भी देखा थ्रेट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, एंड उसके बाद हमने कंक्लूजन भी देखा। So ये एक तरीका हो सकता है किसी भी क्वेश्चन को प्रिपेयर करने का। ठीक है जी, चलिए। सो बिफोर आई गो, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स फॉर मेंस, राइट? मेंस क्रैश टेस्ट सीरीज, बट एक जो प्रोग्राम जो मुझे लगता है इज द बेस्ट, आई विल टॉक अबाउट दैट। सो एक स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप है फॉर मेंस।
हम उसमें ऑलमोस्ट 250 से 300 सवाल जो है 5 क्वेश्चंस मिनिमम पर डे इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकली आइडिया टॉपिक्स डिस्कस करने का है, बट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखेंगे सो दैट आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आ जाए। इसमें हम आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में सिखाएंगे, प्लस आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्लस ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनसे आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। देयर विल बी डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आपकी क्वेरीज भी आंसर होंगी। सो दिस कैन बी योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। नाउ एनीबडी जो सेल्फ प्रिपेयर भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, क्योंकि आप एक साथ बहुत सारी जो है क्वेश्चंस और टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर लेते हैं, प्लस टेस्ट भी लिखते हैं, राइट। सो अल्टीमेटली इट बिकम्स बहुत ही लेट्स से यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन, राइट। The price is also very economical, but again you should see कि आप किस तरह से मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सिर्फ क्रैश या सिर्फ टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, एब्सोल्युटली योर कॉल। बट कोशिश हमारी यहाँ पर भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दिया जाए सो दैट यू प्रिपेयर फॉर ऑल दी टॉपिक्स वेरी वेल। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप स्टडीइंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय।